6 अप्रैल 1994 को डाइविंग के लेजेंड शिया एक्सले ने ज़कोने एसएलई में डाइविंग गहराई का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भयंकर गलत हो गया। ये है उनकी कहानी। 29 जून 1968 को शिया और एडवर्ड एक्सले अपने पसंदीदा स्विमिंग स्पॉट्स में से एक के पार्किंग लॉट में पहुंचे। यह फ्लोरिडा के गर्मी से भरे एक और दिन था और वकूला स्प्रिंग्स, जो टलाहासी से लगभग 14 मील दक्षिण में स्थित है, हमेशा रिलीफ पाने का एक अच्छा स्थान था। एक्सले ब्रदर्स सिर्फ आपके सामान्य टीनेजर्स नहीं थे जो ताजगी पाने के लिए तैरने आए थे। 19 साल की उम्र में शाह को उस इलाके के डाइव शॉप्स में एक फिनोम के रूप में जाना जाने लगा था। स्थानीय डाइविंग कम्युनिटी में उनकी ऐसी कहानियां थीं जैसे कि वह किसी प्रकार की मिथ हो। ये कहा जाता था कि वह किसी भी अन्य इंसान से अधिक टाइम तक एयर टैंक का इस्तेमाल कर सकते थे, या वह उस डेप्थ तक आराम से उतर सकते थे जहां नॉर्मल डाइवर बेहोश हो जाता था। शाह और एडवर्ड की वकुला स्प्रिंग्स की यात्राएं शायद उनकी रेपुटेशन बनाने में एक रोल निभाई। वकुला स्प्रिंग्स के पार्किंग लॉट में ऐसे साइंस थे जो यह चेतावनी देते थे कि स्कूबा डाइविंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इसलिए यह वह जगह थी जहां दोनों भाई फ्री डाइव करते थे और अपनी सीमा की जांच करते थे। इस दिन शाह के पास एक नई डिवाइस थी जिसे वह टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड था। उन्होंने एक डेप्थ गेज खरीदी थी जो रिस्ट पर पहनने के लिए थी, और अब उनके भाई के साथ ये कॉम्पिटिशन्स ऑफिशियल मेजरमेंट्स के साथ होती थी। जब वे वकुला स्प्रिंग्स के गर्म पानी में उतरते थे तो वे डीपर एरियाज में तैरते थे, और फिर एक भाई डेप्थ गेज के साथ डाइव करता था, फिर वापस आकर गेज को दूसरे भाई को देता था। शाह हमेशा एडवर्ड को पहले जाने देता था, और हर बार जब उनका भाई सरफेस पर लौटता था तो शाह गेज को लेकर थोड़ा डीपर डाइव करता था। जब एडवर्ड ने 42 फीट मापा तो शाह ने 50 फीट दर्ज किया, लेकिन जब एडवर्ड ने अपनी गहरी सांसें ली और अपनी पूरी लंग्स से पानी में उतरने की कोशिश की तो शाह ने देखा कि जैसे ही एडवर्ड सरफेस पर लौटने के बजाय अचानक लिम्प हो गया और धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। शाह तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए पानी में डूब गया, लेकिन एडवर्ड बेहोश था और वह डीपर वाटर में गिरता चला गया। अब बिना स्कूबा गियर के शाह अपने भाई तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने सबसे पहले बीच पर तैरने की कोशिश की और फिर कार से एयर टैंक लेने के लिए भागा। लेकिन जैसे ही वह यह सब कर रहा था, उसकी बॉडी ने एग्जॉस्शन के कारण जवाब दे दिया और वह गिर पड़ा। थैंकफुली पास ही एक स्विमर था जिसने शाह का डाइव गियर लिया और पानी में कूदकर उसे बचाने के लिए उतरा। उस स्विमर ने एडवर्ड का लिम्ब बॉडी पाया और उसे सरफेस पर लाया। अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि वह बच सकता था। जब एडवर्ड को बीच पर लाकर CPR शुरू किया गया तो उसे इतनी देर हो चुकी थी कि उसका जीवित रहना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन चमत्कारिक रूप से शेख ने उसे फिर से सांस लेने में मदद की। उस समय एक एम्बुलेंस दिखाई दी और उसे नज़दीकी अस्पताल में जल्दी से ले जाया गया, जहां उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। दुर्भाग्यवश रात को उसे इससे हटा दिया गया जब यह स्पष्ट हो गया कि उसके ब्रेन एक्टिविटी का कोई संकेत नहीं था। यह शिया के लिए अत्यधिक दर्दनाक था और तभी से उसने अपने जीवन को डाइविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वह अपनी ग्रीफ से निपट सके और यह सुनिश्चित कर सके कि न तो उसके पेरेंट्स और न ही किसी अन्य डाइवर के पेरेंट्स को कभी उस दर्द का सामना करना पड़े। अगले 26 वर्षों में ये परस्यूट एक ऑब्सेशन बन गई, जैसा कि एक और स्पेशलाइज्ड टाइप की डाइविंग का भी हुआ। जब पहली बार शेख ने अंडर वाटर केव में प्रवेश किया तो यह फर्स्ट साइट में लव जैसा था। उस समय यह एक नया एक्टिविटी था और केव डाइविंग में बहुत कम ट्रेनिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे। तभी से शेख एक प्रमुख एक्सपर्ट बन गए, इतना कि उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी। 1979 में उन्होंने अपनी किताब लिखी, बेसिक केव डाइविंग, एक ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल प्रकाशित की, जो आज भी इस स्पोर्ट का हाउ टू मैनुअल मानी जाती है। ये किताब मुख्य रूप से सेफ्टी और इमरजेंसीज पर केंद्रित है, लेकिन किताब के अलावा वह सबसे अधिक प्रैक्टिस्ड, शायद सबसे अधिक प्रैक्टिस्ड केव डाइवर्स में से एक बन गए। 23 साल की उम्र तक उन्होंने पहले ही 100 से ज्यादा केव डाइव्स किए थे और यह संख्या 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते 4000 से ज्यादा हो गई थी। लेकिन जितना शिया को इस टोटल को बढ़ाने का शौक था, उतना ही एक्सट्रीम डेप्थ ने उसे अल्टीमेट कंपेटिटर बना दिया।
और किस्मत से उसके पास कुछ बेहद यूनिक एबिलिटीज थीं जो उसे डेप्थ को सहने में मदद करती थी। जितना गहरा कोई डाइवर जाता है उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता है। शुरुआत में पानी की गहराई का दबाव होता है, जैसे ही डाइवर नीचे जाता है ऊपर के पानी का वजन बढ़ता है। यदि ज्यादा गहराई में जाओ तो पानी का दबाव ऐसी चीजों को दबा देता है जो उन ताकतों का सामना नहीं कर सकती, जैसे एक खाली पानी की बोतल। लेकिन खतरे सिर्फ बाहर के नहीं होते, अंदर भी डेप्थ के कई प्रभाव होते हैं। यदि आप इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने शायद ये एक्सप्लेनेशन कई बार सुना होगा, लेकिन कृपया इसे ध्यान से सुनें क्योंकि यह शिया की इनसेन एबिलिटीज के लिए बहुत रेलेवेंट है। नाइट्रोजन नार्कोसिस और डिकम्प्रेशन सिकनेस जैसे कंडीशंस जल्दी से और बिना चेतावनी के लग सकते हैं। जब आप गहराई में जाते हैं तो रक्त में नाइट्रोजन बहुत तेजी से जमा हो सकता है और शरीर उसे ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे यह शरीर पर नारकोटिक इफेक्ट डालता है और व्यक्ति को नशे जैसा महसूस होता है। इसी वजह से इसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहा जाता है। यह अक्सर शराब के नशे जैसा अनुभव होता है जिसमें बहुत सारी समान असमर्थताएं होती हैं, लेकिन शिया इस नार्कोसिस के लिए लगभग इम्यून लगे। 1970 में जब शेख 2 डाइवर्स की सहायता कर रहे थे जो एरोन डेप्थ रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने 465 फीट तक पहुंचने के बाद किसी भी नार्कोसिस के प्रभाव का अनुभव नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि जिन 2 डाइवर्स की मदद वह कर रहे थे वे उसी रेजिस्टेंस के साथ नार्कोसिस का सामना नहीं कर पाए और अटेम्प्ट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शिया वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 800 फीट से नीचे डेथ का सामना किया था और यह फीट अब तक केवल 20 लोगों द्वारा ही किया गया है। शिया का नार्कोसिस के लिए इम्यूनिटी और डिकम्प्रेशन सिकनेस का सामना न करने का रिकॉर्ड भी बहुत अद्वितीय था। डिकम्प्रेशन सिकनेस तब होती है जब डिसेंट के दौरान अब्सॉर्ब्ड नाइट्रोजन शरीर से वापस रक्त में चला जाता है और बबल्स बना देता है। इसे रोकने का तरीका डिकम्प्रेशन स्टॉप है, जहां डाइवर को स्पेसिफिक डेप्थ्स पर रुकना पड़ता है और कुछ समय तक वहां रहना होता है ताकि नाइट्रोजन धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाए। 1994 तक शिया के पास दुनिया के सबसे गहरे डाइव के 3 रिकॉर्ड थे। कुछ साल पहले ही उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था जब उन्होंने 881 फीट तक गोता लगाया था, लेकिन वह जानते थे कि वह इससे भी गहरे जा सकते हैं। उन्हें बस एक जगह चाहिए थी। ये वही समय था जब उनके अच्छे दोस्त और डाइविंग पार्टनर जिम बोर्डन ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया जिसे वह मानते थे कि यह दुनिया का सबसे गहरा सिंखोल हो सकता है। ये केव जिसे जिम ने बताया उसे जाकुन कहा जाता है और ये टेक्निकली एक केव नहीं बल्कि एक सिनोटे है जो ब्लू होल का कजन है। शिया ने 1993 में जाकुन को देखा और उसकी एंथुजियाज्म फट पड़ी। शिया और जिम ने मिलकर 1000 फीट तक गोता लगाने की योजना बनाई। उन्होंने 1 साल तक हर छोटे छोटे डिटेल पर चर्चा की और प्रैक्टिस डाइव्स किए ताकि दोनों में से कोई भी व्यक्ति 1000 फीट से अधिक की गहराई में सेफली गोता लगा सके। शिया और उनके टीम ने सभी तैयारी की, गाइड रोप्स और प्रॉपर गैस मिक्सचर का चयन किया और फिर 1000 फीट तक गोता लगाने के लिए तैयार हो गए। चढ़ाई को उतनी तेजी से किया जा सकता था जितनी जल्दी एक डाइवर चाहता, इसलिए उन्होंने योजना बनाई थी कि वे 100 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे जाएं। इसका मतलब था कि पूरी यात्रा लगभग 10 से 12 मिनट में पूरी हो जाएगी। इतनी तेज गति से नीचे जाने से उनके ऊपर असेंट के दौरान डीकम्प्रेशन का समय कम हो जाएगा, क्योंकि शैक की योजना सिर्फ नीचे पहुंचने की थी और तुरंत असेंट शुरू कर देना था। ये इसलिए था क्योंकि जिस डेप्थ तक वे जा रहे थे वहां 1 मिनट भी बिताना अतिरिक्त डिकम्प्रेशन स्टॉप्स का कारण बनता, जो 2 घंटे के बराबर होते। डिसेंट के दौरान उन्हें टैंक्स और रेगुलेटर्स को बदलना भी पड़ता था जैसे ही वे स्पेसिफिक डेप्थ्स तक पहुंचते। हैरानी की बात यह है कि वे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के 6 अलग अलग मिक्सचर्स का उपयोग करने की योजना बना रहे थे और इसके लिए 30 से अधिक टैंक्स इस्तेमाल किए जाते। ये पूरी प्रक्रिया बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब तक 1000 फीट या उससे अधिक गहरी गहराई तक नहीं गया था। यह अनचार्टेड टेरिटरी था। इसी वजह से शिया ने एक फिजियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर सही गैस मिक्सचर्स तैयार किए। योजना के अनुसार शिया को इमीडिएटली बॉटम को टच करने के बाद
एसेंट शुरू कर देना था। टैंक्स को स्टैगर्ड तरीके से गाइड रोप्स पर रखा गया था और गैस मिश्रणों का उद्देश्य डिकम्प्रेशन स्टॉप्स को छोटा करना था। लेकिन सरफेस तक लौटने में लगभग 10 घंटे लगने थे और 50 स्टॉप्स की ज़रूरत थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़ रहे थे, सपोर्ट टीम के सदस्य स्पेसिफिक डेप्थ्स तक उतरने के लिए तैयार थे ताकि शिया और जिम की मदद कर सकें। अंत में सब कुछ परफेक्ट तरीके से प्लान करने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1994 को डाइव की तारीख तय की, जो शैक के 45वें जन्मदिन के 6 दिन बाद थी। ये वही समय था जब शिया टीचिंग से स्प्रिंग ब्रेक पर थे। 1 साल की प्लानिंग के दौरान, बावजूद इसके कि वे शारीरिक रूप से बहुत फिट थे, शिया ने डाइविंग में अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचा था। वे 1 और साल बड़े हो गए थे और उनके 20 और 30 की इनविंसिबिलिटी फीकी पड़ रही थी, और यह उन्होंने 1993 में साउथ अफ्रीका के बुशमन्स होल में डाइविंग करते हुए महसूस किया था। शिया को अंडर वाटर अपने करियर का पहला सीरियस इंजरी मिला था। उनकी योजना थी कि वे ज़कोने में अपने अंतिम एक्सट्रीम डेप्थ डाइव करेंगे। 6 अप्रैल को शे, जिम और सपोर्ट टीम ज़केटन पहुंचे और अंतिम तैयारी की। जब सब कुछ तैयार था तो शिया और जिम ने पानी में एंटर किया और एक टनल से सिंखोल तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आसपास के लोग और किसान इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जब सब तैयार था तो शिया और जिम ने पानी में एंटर किया और डेसेंट शुरू किया। पहले 300 फीट तक वे कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 600 फीट पर उन्होंने हीलियम और रेगुलर एयर का मिश्रण हेलियर इस्तेमाल किया। 750 फीट पर डिसेंट में पहला प्रॉब्लम शुरू हुआ जब जिम को इनवॉलंटरी ट्रेम्बलिंग महसूस होने लगा। जिम ने नहीं जाना था कि उनका डिसेंट रेट ज़्यादा तेज था, जिससे उन्हें हीलियम अधिक मात्रा में मिल रहा था। तभी जिम ने महसूस किया कि HPNS यानी हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम हो सकता है, और यह समस्या और बढ़ने वाली थी। शिया की रोप जिम ने शिया की लाइट को अपनी ओर डिसेंडिंग होते हुए देखा, जो नीचे की ओर जा रही थी। इसका मतलब था कि उसे भी डिसेंड करना था। फिर 900 फीट या 274 मीटर पर जिम ने अपने एयर गेज को चेक किया और देखा कि उसने पहले ही कितना ट्राई मिक्स कंज्यूम कर लिया था। गैस की कैलकुलेशंस में हमेशा कुछ वेरिएंस होती है, लेकिन वे यूजुअली इतनी बड़ी नहीं होती कि डाइव या डाइवर पर असर डालें। लेकिन यह एक प्रिटी बिग डिस्क्रिपेंसी थी, क्योंकि एक टैंक का ट्राई मिक्स पहले ही खत्म हो चुका था और दूसरे टैंक में केवल 1000 PSI दिखा रहा था, यानी वह पहले ही अपने सप्लाई का लगभग 2/3 यूज़ कर चुका था। और भी बुरा यह था कि अगर प्रेशर 500 PSI से नीचे गिरता तो गैस रेगुलेटर से बाहर फ्लो करना बंद कर देती। उसे तुरंत असेंड करने की ज़रूरत थी। तो 925 फीट पर जिम ने अपना बॉयंसी डिवाइस या BCD इन्फ्लेट किया। जिम के आर कंप्यूटर ने फिर 450 फीट पर उसका पहला डिकम्प्रेशन स्टॉप शो किया। जब वह उस मार्क तक पहुंचा तब उसके मिक्स का आखिरी हिस्सा खत्म हो चुका था और उसका हीलियम सप्लाई भी खत्म हो गया था। फॉर्चुनेटली एक डीकम्प्रेशन गैस टैंक वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उस टैंक का वाल्व खोला, गैस रेगुलेटर से बाहर शूट हुई और वह उसके मुंह से बाहर उड़ गई। जल्दी सोचते हुए उसने अपने बैक पर लगे कंप्रेस्ड एयर टैंक से रेगुलेटर को स्वैप किया और गैस के दबाव से फ्लेलिंग होते हुए रेगुलेटर को ठीक करने की कोशिश की। कुछ देर तक उसे ठीक करने के बाद वह रेगुलेटर को ठीक नहीं कर पाया, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। उसे टैंक को अपनी आर्म के नीचे रखना था और ऊपर चढ़ते हुए वाल्व को ओपन और क्लोज करते रहना था जब भी उसे ब्रीथ करना होता। ये एक एगोनाइजिंग प्रोसेस था और पहले से ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में और भी मुश्किल हो गई थी। और मेकिंग मैटर्स वर्स ये था कि उसे कई डिकम्प्रेशन स्टॉप्स बनाने थे इससे पहले कि वह 300 फीट पर अगले टैंक तक पहुंच सके। जब वह फाइनली वहां पहुंचा तो उसने फॉल्टी रेगुलेटर वाला टैंक छोड़कर एक नया टैंक लिया जिसमें एक वर्किंग रेगुलेटर था। फाइनली वह राहत की सांस ले सका और अपना ध्यान फिर से शिया की तरफ किया। सरफेस पर सपोर्ट टीम ने पानी से राइजिंग बबल्स पर क्लोज नजर रखी। लगभग 2 मिनट बाद जैसे ही जिम नीचे गया, बबल्स डिसअपीयर हो गए, जो ये इंडिकेट करता था कि वे एक लेज के पार थे जो लगभग 250 फीट पर था।
प्लान के अनुसार और एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस के बाद जैसे ही बबल्स सरफेस पर राइज होना बंद कर देंगे, वे 12 से 18 मिनट के अंदर फिर से दिखाई देंगे और सही समय पर एक सेट ऑफ बबल्स जिम की रोप के ऊपर सरफेस पर आई, लेकिन शे की रोप के ऊपर नहीं। टीम ने एक्सपेक्टेड किया था कि शी डीपर डाइव करेगा, इसलिए उन्हें पहले जिम की बबल्स देखनी चाहिए थी और फिर एक डिले के बाद शिया की बबल्स दिखनी चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और शिया की कोई भी निशानी नहीं दिखाई दी, टीम चिंतित हो गई। एक सपोर्ट डाइवर एने वापस स्प्रिंग में गई अपनी टैंक्स लेकर और टनल के जरिए जिम से मिलने और यह पता करने की कोशिश करने लगी कि क्या हो रहा था। जिम की जर्नी में 250 फीट से 170 फीट तक उसने शी की रोप को देखा और अपेक्षित किया कि वह टॉट और मूविंग होगी, लेकिन वह बस स्लैक और स्टिल थी। उसने नीचे देखा और देखा कि केवल कालापन था, कोई लाइट्स और कोई बबल्स नहीं थे। यह समझते हुए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, उसे थोड़ी देर के लिए पैनिक हुआ, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि शिया बस उम्मीद से पीछे था। जब वह अगले कंप्रेशन स्टॉप तक पहुंचा तो उसने देखा कि एन वहां इंतजार कर रही थी और उसकी चिंता महसूस की। वह दोनों मिलकर शिया की रोप को देख रहे थे, होपिंग टू सी एनी साइन ऑफ लाइफ। शिया की वाइफ मैरी एलन को तब तक कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन का एहसास नहीं हुआ था जब तक उसने देखा कि बाकी लोग गायब थे। फिर वह स्प्रिंग तक गई जहां उसे जिम की वाइफ कैरन और बाकी सपोर्ट डाइवर मार्कस मिलते हुए दिखे, जो दुखी थे। कैरन ने मैरी एलन को बताया कि शिया मुश्किल में हो सकता है, लेकिन उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैरी एलन पहले ही पानी में कूद गई और टनल के रास्ते शिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मैरी एलन जब 250 फीट की गहराई तक पहुंची तो उसने एक्सपेक्टेड किया कि कम से कम शिया की लाइट वहां दिखेगी, लेकिन वहां वही ब्लैकनेस थी जो जिम ने देखी थी। उसने लेज से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सही गैस नहीं होने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कैरन भी पानी में कूदी और 100 फीट पर पहुंचकर मैरी एलन से मिली। मैरी एलन ने जब कैरन को बताया कि उसने शिया को नहीं पाया तो कैरन ने देखा कि मैरी एलन को 30 मिनट तक डीकंप्रेस करने की जरूरत थी। गंभीर स्थिति में मैरी एलन और कैरन की भावनाएं बहुत गहरी थीं और वे एक साथ समय बिता रही थी। मैरी एलन की आवाज उस दर्द को बयान करती है जो उसने अनुभव किया, लेकिन पानी के नीचे अपने विचारों में डूबे रहना जितने समय तक यह जरूरी था। अंततः लगभग 10 घंटे बाद जिम पानी से बाहर निकला, अकेला। जय कटन के आसपास सभी के बीच सदमा गहरा हो गया जैसे ही यह खबर फैल गई। यह ऐसा दृश्य था जिसे हमेशा एक संभावना के रूप में देखा गया था, लेकिन किसी ने भी सच में नहीं सोचा था कि शिया ऐसा कोई डाइव करेगा जिससे वह वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों तक किसी को भी यह नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन आखिरकार सपोर्ट टीम और कुछ स्थानीय लोगों को ज़ाकटॉन लौटना पड़ा ताकि वे उपकरण निकाल सकें। जब टीम का एक सदस्य शिया की रोप खींचने गया तो वह बहुत भारी थी, क्योंकि उस पर अभी अनयूज्ड बॉटल्स जुड़ी हुई थी जो शिया के असेंट के लिए थी। फिर जैसे ही यह सरफेस पर आई, उन्होंने महसूस किया कि इसके अंत में शिया का बॉडी था। क्या वास्तव में उस दिन शिया के साथ हुआ, ये कभी पूरी तरह से नहीं पता चल पाएगा, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। शायद सबसे लाइकली ये है कि शिया को एक और HPNS घटना हुई थी। फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने शिया की मदद की थी, उनका मानना था कि वह सीधे HMS के कारण नहीं मरे, लेकिन अगर ट्रीमर्स काफी वायलेंट थे तो संभव है कि उन्होंने अपना रेगुलेटर खो दिया हो और वह ड्राउन हो गए हों। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्पाइट शिया की थरोनेस, गैस मिक्सचर्स रॉन्ग हो सकते थे। ज्यादा नाइट्रोजन से नार्कोसिस हो सकता है, ज्यादा हीलियम से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है और ज्यादा ऑक्सीजन एट डीप डेप्थ टॉक्सिक हो सकता है। अगर किसी गैस की मात्रा बहुत कम थी तो भी इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता था। अगर कुछ भी गलत था तो इससे कोई नंबर ऑफ कंडीशंस उत्पन्न हो सकती थी जो शिया को इनकैपेसिटेट कर सकती थी। शिया रोप में कैसे टैंगल्ड हुआ यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह उससे जुड़ा हुआ था वह एक्सीडेंटल से ज्यादा इंटेंशनल लगता था। कुछ स्पेकुलेशन है कि शिया जानता था कि वह मरने वाला है और उसने रोप को खुद से जोड़ लिया ताकि उसकी बॉडी को बिना किसी और को खतरे में डाले रिकवर किया जा सके। एक हफ्ते बाद जब शिया को ज़ाकटॉन से निकाला गया तो उसे उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और पूरी डाइविंग कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया गया।
जिन्होंने उसके काम के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे उनकी शेयर्ड पैशन को और भी सुरक्षित बनाया जा सका। उसे फिर जैक्सनविल फ्लोरिडा में अपने भाई एडवर्ड के पास दफनाया गया। और एक कड़वा मोड़ यह था कि जब जिम उस दयनीय दिन पानी से बाहर निकला तो वह सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus पर सबसे गहरे डाइव के लिए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुका था, जो शिया द्वारा स्थापित किया गया था और जिसे वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था जब उसकी मौत हो गई थी। आज दुनिया में केवल 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1000 फीट गहरे पानी तक यात्रा की है, लेकिन कोई भी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता था अगर शिया और उसके योगदानों ने केव डाइविंग को सुरक्षित बनाने में मदद नहीं की होती। वर्तमान डेप्थ रिकॉर्ड 1900 फीट या 332 मीटर है, जो 2014 में सेट किया गया था।